हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्लास 12 के सेंटअप का 1 से 14 तक डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 से 30 तक का पूरा डिस्कशन करेंगे। आपका रिविजन के लिए ये बैच बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और रिविजन कीजिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन चूंकि बोर्ड में पूछा जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहला सवाल 15वां सवाल से कि यदि d2 फाइंड करना है, फाइंड d2y बटा dx स्क्वायर इफ x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा है तो d2y बटा dx स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। x का जो वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू दिया है a cos थीटा, तो हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है और पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं कि जब दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करना शुरू कर देता है तो उसको हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, और वो जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। यहाँ थीटा पैरामीटर है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा x को अगर करते हैं तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा और एक कांस्टेंट बाहर होगा और cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होता है। इसके बाद चूंकि y का वैल्यू दिया हुआ है b साइन थीटा, y का वैल्यू दिया हुआ है b साइन थीटा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बटा डी थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos थीटा। तो यहां से हम लोगों का निकल जाएगा dy बटा dx। dy बटा dx को लिखा जा सकता है dy बटा डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, और dy बटा डी थीटा पता है हम लोगों को b cos थीटा है और dx बटा डी थीटा भी हम लोगों को पता है माइनस a साइन थीटा है। यानी dy बटा dx का जो मान आया वो आ गया माइनस b बटा a और cos बाई साइन हो जाता है बाबू cot थीटा। ये माइनस b बाई a cot थीटा आया। फिर से चूंकि हमको डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां हो जाएगा d2 बाई बटा dx स्क्वायर। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करने पर यह हो जाता है d2 बाई बटा dx स्क्वायर, और माइनस b बटा a कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा बाहर, और cot थीटा का होगा x के रिस्पेक्ट में नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में, और हम कर रहे हैं किसमें, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले cot थीटा का अगर हम करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो cot थीटा का होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का करेंगे चूंकि x के रिस्पेक्ट में इसको किए करना था और थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिए तो थीटा का तो करना होगा बैलेंस करके चेन रूल से, तो यहां बनेगा d थीटा बटा dx। यानी ये d2 बाई बटा dx स्क्वायर का जो वैल्यू आया, d2 बाई बटा dx स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आ गया माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस b बाई a इंटू डी थीटा बटा dx। dx बटा डी थीटा माइनस a साइन थीटा है, तो d थीटा बटा dx क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई a साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल है dx बटा डी थीटा बटा dx का रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा वैल्यू ले लेंगे। यानी यहां से हमारा आ गया, और ये जो बचा हुआ है cosec थीटा, ये cosec स्क्वायर थीटा यहां रहेगा, और ये बन गया हमारा a से a गुना हुआ और माइनस गुना हो गया तो माइनस b बाई a स्क्वायर, और फिर से ये cosec स्क्वायर था और साइन ऊपर जाएगा तो cosec बनेगा, cosec स्क्वायर और cosec मिलकर के cosec क्यूब थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल सा सवाल है, बस हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन करना होता है। नेक्स्ट सवाल 16 को देखा जाए। 16 है x बराबर y log xy। यहां पे u इंटू v का काम होगा, u इंटू v दो फंक्शन दिए गए हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो डिफरेंशिएट करेंगे d बटा dx फाइंड करना है। dy बटा dx फाइंड करना है कब, जब x का वैल्यू इतना दिया हुआ है तब। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ही हो जाएगा dx बाई dx, और ये u इंटू v पर होगा तो u का पहले करेंगे, y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बटा dx होगा और log xy बाहर रहेगा।
फिर y बाहर रहेगा और log xy का करेंगे तो log xy का xy के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर xy का करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल काम करेगा। dx बाई dx हो जाएगा 1 और बराबर dy बटा dx log xy प्लस यहां पे y के y रह गया और log समथिंग जो भी रहेगा 1 बाई समथिंग होता है क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को करना है। और यहाँ पे u इंटू भी फिर से लगने लगा तो x बाहर हो जाएगा, y का करेंगे तो dy बटा dx और इस बार y बाहर होगा, x का करेंगे तो हो जाएगा 1। ये हो गया इसमें, ये y कट गया, बचा 1 इज इक्वल टू dy बटा dx log xy प्लस इसको गुना अंदर करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, dy बटा dx बचेगा और इसमें गुना करते हैं तो y बटा x हो जाएगा। इसके बाद dy बटा dx को कॉमन करेंगे इससे और उसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस y बटा x इधर आ जाएगा और यहां से dy बटा dx कॉमन करेंगे तो बच जाएगा log xy प्लस 1। यानी यहां से dy बटा dx का जो वैल्यू आ जाएगा, यहां अगर एलसीएम लेते हैं तो ये x माइनस वाई बटा x रहेगा और ये इनटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में तो 1 बाई log xy प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से ये भी सवाल चेन रूल की सहायता से आसानी से हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है x sin x का डीसी निकालना है, इंटीग्रल चाहिए, x sin x का इंटीग्रल चाहिए। तो यहां पे बाय पार्ट्स रूल लगेगा, इंटीग्रल ऑफ x sin x dx और बाय पार्ट्स रूल हम लोग पढ़े हुए हैं। u इंटू भी अगर रहता है तो u बाहर होता है, v का इंटीग्रल निकालते हैं, फिर u का डीसी चाहते हैं निकालते हैं और v का इंटीग्रल करते हैं और फिर पूरे का इंटीग्रल कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला पर यहाँ पे बनेगा, ये बाय पार्ट्स वाला रूल है। तो क्या करेंगे, u है यहाँ पे x, अलजेब्रिक फंक्शन पहले होता है, आईलेट पर चलता है, ILAT, पहले इनवर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो पहले आएगा उसको u मानेंगे। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक तो अलजेब्रा है तो इसको u मानेंगे। तो u बाहर हो गया, v अर्थात साइन x का करेंगे, फिर माइनस इसके बाद u का डीसी निकालेंगे और v का इंटीग्रल करेंगे dx और फिर पूरे का इंटीग्रल करेंगे। इसके बाद ये x sin x का होता है माइनस cos x इंटीग्रल, माइनस dx का x के रिस्पेक्ट में 1 और sin x का फिर से माइनस cos x हो जाएगा और dx, यानी ये बन गया माइनस x cos x और ये माइनस माइनस आकर के बाहर प्लस हो गया और sin x का फिर से, ये cos x का फिर से करेंगे तो sin x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस x cos x और प्लस sin x प्लस c। ये हमारा u इंटू भी इसका इंटीग्रल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साइन इनवर्स x का इंटीग्रल चाहिए। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रल कैसे निकलेगा, ये यहां भी बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे। बाय पार्ट्स रूल में u 1 को मानेंगे और v साइन इनवर्स x को मानेंगे। इसको अगर u मान रहे हैं 1 को तो u हो जाएगा बाहर और v का इंटीग्रल करेंगे। ये सॉरी, इनवर्स फंक्शन पहले हमारा है, इनवर्स फंक्शन को हम लोग u मानेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा u x, साइन इनवर्स x बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल करेंगे माइनस डिफरेंशियल ऑफ u यानी साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx और फिर पूरे का इंटीग्रल। ये u इंटू v पे सिंपली है, वायलेट में इनवर्स पहले आता है। ये हो गया साइन इनवर्स x और 1 का x के रिस्पेक्ट में x होता है, माइनस साइन इनवर्स x का dc होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x dx। अब अगर हम इसमें z माने अंदर वाले को अगर z माने तो क्या बन जाएगा ऊपर dz। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे, x साइन इनवर्स x और इसको हम लोग ऐसे यहाँ माइनस को अंदर कर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हाफ से यहाँ 2 से गुना हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि हम लोग जेड मानेंगे तो dz बन जाएगा। यहां पे देखिए ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम जेड मानते हैं तो उसका dz ऊपर पता है -2x। इसका dc क्या होगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x dx -2x dx। और इस तरीका से अगर हम ये x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ, इसको अगर हम z मानते हैं अंदर वाली संख्या को z, तो ये dz बन जाएगा हमारा। 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x एक्स का dx। इस तरीका से हमारा इतना बन गया। और ये हमारा आंसर हो गया x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 1/√z का 2√z होता है, 1/√z का 2√z, 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x साइन इनवर्स x प्लस √z z का वैल्यू हम लोग चूंकि इसको मान चुके हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे कांस्टेंट देना होगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इवेलुएट करना, यहां पे इंटीग्रल ही है तो 19 में हम लोग लिखेंगे इसको π/2 से 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। 1 प्लस इस साइन एक्स को हम लोग कॉस एक्स में बदल देंगे तो साइन एक्स को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस एक्स, 0 से π/2 और dx बाई 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा है। चलो हम लोग लिख लेते हैं ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये ट्रीट होगा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उस फॉर्मूले पे 1 प्लस कॉस थीटा, इस पूरे को थीटा मानेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा इतना है तो इतना बाई 2 करेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे तो π/2 में 2 से भाग दे तो हो गया π/4 और x में 2 से डिवाइड किए तो x/2, ये हो गया हमारा। इसके बाद 1/2 कांस्टेंट है वो हो जाएगा बाहर, फिर 0 से π/2 और 1 cos स्क्वायर को लिखा जा सकता है ऊपर ले जाकर के सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx। इसके बाद हाफ रहेगा बाहर और सेक स्क्वायर थीटा का हम लोगों को पता है कि tan थीटा होता है इंटीग्रल tan थीटा, थीटा का वैल्यू ये पूरा है π/4 माइनस x/2। और हम लोगों को पता है x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी पड़ता है तो x का कोफिशिएंट है -1/2 तो -1/2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और ये लिमिट दे देंगे कहां से कहां तक 0 से π/2 तक। हाफ से हाफ कट गया, ये माइनस आ गया बाहर, अपर लिमिट हम लोग रखेंगे π/2 तो π/2 रखेंगे और 2 से डिवाइड होगा तो π/4, तो π/4 से π/4 जाएगा तो बन जाएगा अंदर tan 0 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा tan π/4। इसके बाद ये माइनस बाहर है, tan 0 होता है 0 और tan 45 होता है 1 तो tan 45 1 हो गया, माइनस माइनस +1 यानी हमारा आंसर हो गया +1। क्वेश्चन नंबर 19 का +1 आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये जो है लिमिट एज द सम, इंटीग्रेशन को निकाला जाता है लिमिट एज ए सम के रूप में। इसमें क्या किया जाता है कि r/n को x माना जाता है, r/n को x माना जाता है, 1/n को dx माना जाता है और जो लिमिट है उसको ये जो साइन है इसको हम लोग इंटीग्रल का साइन देते हैं और लिमिट हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखा जाए। ये जो हमारा दिया गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n प्लस r बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग इसको r/n के रूप में चेंज करेंगे तो इसके लिए ऊपर नीचे n स्क्वायर से हम लोग भाग दे लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n। अगर हम यहाँ पे n स्क्वायर से भाग देते हैं तो 1/n हो जाएगा और यहाँ n स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा r/n स्क्वायर और नीचे n स्क्वायर से भाग दिए तो 1 और यहाँ n स्क्वायर से भाग देंगे तो r/n का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद ये जो बनना लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n और
1/n यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये बचा 1 प्लस 1/n जब निकल जाएगा बाहर, 1/n जब बाहर निकलेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1/n यहाँ n स्क्वायर है, एक n बाहर निकला तो r बटा n रह जाएगा, और बटा 1 प्लस r बटा n, ये r बटा n का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब हमारा जो x का, चूंकि हम लोग x का वैल्यू जो मान चुके हैं, x बराबर चूंकि दिया हुआ है r बटा n, तो अगर हम r का वैल्यू 1 पुट करते हैं, r का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 और बटा n टेंस टू इंफिनिटी है तो 1 बटा इंफिनिटी हो जाएगा 0, यानी r बराबर 1 होगा तो x बराबर 0 होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा। और जब r बराबर हमारा r बराबर 1 से लेके n तक रखना है, n रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, r बटा n है, x का वैल्यू r बटा n है तो r के जगह n रखेंगे तो n बटा n हो जाएगा, अर्थात लिमिट 1 हो जाएगा। और ये जो पूरा लिमिट बन जाता है वो इंटीग्रल के रूप में आ जाता है, और r का वैल्यू जो हमारा लोअर लिमिट था 1 वो बन जाएगा x बराबर 0, और अपर लिमिट जो r का वैल्यू n था हमारा अपर लिमिट बन जाएगा 1, और ये जो है ये सिग्मा बन जाता है इंटीग्रल का साइन, और ये 1 प्लस r बाई एन को हम लोग x माने हुए हैं तो ये x बन जाएगा, और ये 1 प्लस r बाई एन यहाँ भी है तो यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा, और 1/n हो जाएगा dx। इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, अलग करने पर 0 से 1, 1 के साथ 1/x स्क्वायर जाएगा तो 1/x स्क्वायर इंटू dx, बीच में प्लस, फिर 0 से 1 यहाँ x बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको z मानेंगे तो इसको dz लाने के लिए यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 2 से हम लोग को भाग देना होगा, क्योंकि ये z मानेंगे तो ये dz बन जाएगा। और इसका इंटीग्रल हम लोग को पता है tan इनवर्स 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x, और ये 0 से 1 और हाफ बाहर हो जाएगा, और ये z माने तो ये dz बन गया तो 1/z dz हो जाएगा, तो 1/z का log z होता है और z का वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर है, और इस तरह से इसका लिमिट रखा जाएगा 0 से 1। अब आप लोग लिमिट रख करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है लिमिट एज द सम, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ द सम। अगर ये आप लोग पढ़े हैं तो बढ़िया है, नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा डिटेल एक वीडियो बना दिया जाएगा इस पे कि इसका क्या प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 से भाग भी देना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हम लोग कॉमन कर लेंगे, फॉर्मूला पर इसको चेंज करने जा रहे हैं, 4 से गुना के 4 से भाग दे दिए। इंटीग्रल ऑफ dx इसको लिखा जा सकता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से स्क्वायर सब में से कॉमन कर लिए तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ dx बाई 2 sin x इंटू कॉस एक्स को लिख सकते हैं sin 2x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, और हम लोग को पता है ये नीचे ऊपर जाने पर कॉसेक का स्क्वायर बनेगा, कॉसेक स्क्वायर 2x dx, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग को पता है, क्या पता है, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस कॉट, और 2x है तो 2x, x का कोफिशिएंट से भाग पड़ता है तो भाग दे देंगे प्लस c। नेक्स्ट सवाल है 22वां सवाल। 22 नंबर जो सवाल कहता है इंटीग्रेट करना है, यहां भी सिंपल सा सवाल है, i बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/x log x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का है तो हम लोग लेट z बराबर log x मान लेते हैं, इस log x को z मान लेते हैं, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, log x का होता है 1/x और x का करेंगे तो dx, अर्थात 1/x dx 1/x dx 1/x dx मिलकर के बन जाएगा dz, और ये हो जाएगा z। तो i का जो वैल्यू हो गया, जरा देखा जाए एक बार थोड़ा सा ध्यान से कि इसको log x तो रहने दिए 1/log x, और ये जो 1/x था इसके साथ x dx के साथ कर दिए, इसलिए क्योंकि इसको dz लिखा जा सके। तो 1/log x का वैल्यू हमारा z है तो z लिख दिए, और 1/x dx का वैल्यू है बाबू हमारा dz, तो ये dz लिखा गया। और 1/z का z के रिस्पेक्ट में log z होता है log mod z प्लस c, यानी log mod z किसको हम लोगों ने माना, log x का, तो log x प्लस c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, dy बटा dx बराबर x माइनस वाई।
dy बटा dx सॉल्व करना है। dy बटा dx, इसको देखा जाए dy बटा dx बराबर x माइनस वाई, इसको सॉल्व करना है। dy बटा dx बराबर x माइनस वाई को सॉल्व करना है। तो देखा जाए dy बटा dx बराबर x माइनस वाई, ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाया जा सकता है। इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस वाई बराबर x हो जाएगा, ये बराबर x हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें हम लोगों को पता है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर q होता है, जहां p और q जो होता है दोनों x का फंक्शन होता है, केवल x का फंक्शन होता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर p dx, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इसका सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बस यहाँ पे हम लोगों को देखना है p का वैल्यू क्या होगा। तो p का वैल्यू y का कोफिशिएंट होता है जो x का फंक्शन है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। और q जो x का फंक्शन होता है, तो q का वैल्यू हमारा हो गया है x। अब हमें if चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e टू द पावर p dx। और ये ध्यान रखना है 2 नंबर के सवाल आते भी हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या ऑब्जेक्टिव में, तो इस पर ध्यान रखना है। if बराबर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, और p का वैल्यू हम लोग का वैल्यू पता है 1, p का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा dx और e के पावर dx का x हो जाएगा, यानी if हमारा e टू द पावर x आया। देयरफॉर सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा y इंटू if, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू if, ये हमारा इंटीग्रल है। इसके बाद आंसर हो गया y इंटू if इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना ला चुके हैं हम लोग, e के पावर x, और q का वैल्यू हमारा क्या है बाबू x, और e के पावर x dx, if का वैल्यू e के पावर x। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा y e के पावर x, और इसको ये बाय पार्ट्स से करेंगे, बाय पार्ट्स हम लोग को पता है u इंटू भी ILATE, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है, तो इसको भी मानेंगे u हो जाएगा x, तो x हो गया बाहर, और e के पावर x का इंटीग्रल होता है e के पावर x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशियल dx बाई dx, और e के पावर x का इंटीग्रल, और पूरे का फिर इंटीग्रल कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। यानी y e टू द पावर x बराबर x e टू द पावर x माइनस, और ये 1 हो गया और e के पावर x हो गया, और इस पूरे का करेंगे तो इसका 1, इसका e के पावर x, फिर e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x, और प्लस c, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ e के पावर x से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ अगर e के पावर x से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा e के पावर x कट करके y बराबर, यहाँ e के पावर x यहाँ भी कट जाएगा, और यहाँ e के पावर x कट जाएगा तो -1, और यहाँ e के पावर x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा c, और e के पावर x, और इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा c e के पावर -x। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर x माइनस 1 c इंटू e के पावर x, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है क्या, देखा जाए। नेक्स्ट सवाल इवैल्यूएट करना है, मैग्नीट्यूड को जोड़ देना है इसका। तो बहुत सा सिंपल सा सवाल है कि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है √(-1) का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता है फिर से 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। इस तरह से ये बन गया हमारा 1, ये 2 दूना 4 और ये 3 तिया 9, प्लस √3 तिया 9, 2 दूना 4, 5 पचे 25, और ये बन गया हमारा √9 1 10 4 14 प्लस √25 4 29, 25 और 4 29 और 9 38, ये हमारा हो गया आंसर, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम। सिंपल सा सवाल है, कुछ भारी नहीं है। √14 प्लस √38। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 25 फाइंड द मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर।
तो मॉडुलस निकालने का सबसे सरल तरीका, इसका मॉडुलस चाहिए तो मॉडुलस होता है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, जो आएगा हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका तो मॉडुलस बहुत ही आसानी से निकल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन है तो निकालना पड़ेगा हमको ये इसका हम लोग का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। 3 3 9, 4 4 16, 6 6 36, ये टोटल हो गया 16 और 9 25, 25 और 36 हो जाएगा 41 1 60, 6 6 12 12 और 9 60 नहीं होगा, 9 6 15 15 और 6 21 के 1 बचा 2, 3 1 4 और 2 6, √61 हो गया। तो ये हमारा √61 हो गया। और हम लोग को पता है कि डायरेक्शन कोसाइन L बराबर होता है x बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, m बराबर y बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और n बराबर z बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो x y z का वैल्यू हम लोग को पता है 3 4 -6, तो हमारा आंसर हो जाएगा L बराबर 3 बाई मैग्नीट्यूड √61 और m बराबर दूसरा होगा y बटा a, तो y का वैल्यू यहाँ 4 है और मैग्नीट्यूड है 4 बाई √61 और n बराबर z बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो z का वैल्यू -6 है तो ये हो जाएगा -6 बाई मैग्नीट्यूड √61। ये LMN डायरेक्शन कोसाइन हमारा निकल गया, ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर कहता है कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इतना बराबर सिद्ध करो। तो जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ यदि अल्फा बीटा गामा बनाता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और हम लोगों को एक प्रॉपर्टीज पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का जोड़ जो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों को पता है। तो यहां से हम लोग का क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखेंगे और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखेंगे बराबर 1 1 1 एक गया, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा और ये जो सब माइनस में है उस साइड में भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यानी ये प्रूफ हो गया हमारा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 प्रूफ हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रॉपर्टी से आसानी से सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये सवाल है लीनियर प्रोग्रामिंग में इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम निकालना है इसका वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया जाता है x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ निकालते हैं सबसे पहले। तो x प्लस 5 का ग्राफ हम लोग को पता है कि सबसे पहले 10th के अनुसार टेबल निकाल लेते हैं, जैसे 10th में हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण का पढ़ते थे उसी तरह से। तो अगर y का वैल्यू पुट करते हैं तो x बराबर 5 हो जाएगा और x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो पॉइंट ये कटेगा x बराबर 5 y बराबर 0, ये 5 0 पर कटेगा और दूसरा पॉइंट है 0 5, x में 0 और y में 5 इधर कहीं पे आ जाएगा तो 0 5 और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। लेकिन ये कहता है x प्लस वाई का वैल्यू जो होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग कहीं से एक पॉइंट लेकर के देखते हैं कि इसका रीजन कौन सा आंसर है। तो इसके नीचे आएंगे, मान लो 0 0 है तो 0 0 इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड हो जाता है, यहाँ 0 यहाँ 0 तो ये 0 लेस देन 5 होता है, अर्थात इसका जो सॉल्यूशन है ये हमारा नीचे की ओर सॉल्यूशन है। इसका जो सॉल्यूशन ये पूरा नीचे वाला सॉल्यूशन इसका है। लेकिन एक बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर लेना है x का वैल्यू, उस साइड में लेना है x का वैल्यू, y ग्रेटर देन 0 मतलब y का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना है, अर्थात ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन जहां पे हमारा आंसर मिलेगा। फिजिबल रीजन निकलने के बाद हमारा जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलता है ये मिलता है यही पॉइंट पे जहां पे हमारा ग्राफ बंधा हुआ है। तो पहला z बराबर पहला से हम रख करके देखते हैं। पहला पॉइंट है 0 0 तो 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 0 5 तो x में 0 रखेंगे y में 5 रखेंगे तो हो जाएगा 25। फिर दूसरा पॉइंट पे ये है 0 5 पे और 5 0 पर जब रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, x में 5 चौके 20 और y में 0 तो 0, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ मिलेगा 0 5 पे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा क्या 25। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 25, इससे ज्यादा इसका वैल्यू आने वाला नहीं है इस डिस्टिंक्शन के अनुसार।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह प्रोबेबिलिटी का सवाल है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है, पी बी बराबर दिया हुआ है और पी ए दिया हुआ है। चाहिए हम लोग को पी ए बाई बी, हम लोगों को चाहिए पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि ये फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। और पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को पता है कि 1/4 है, और बाई पी बी का वैल्यू हम लोग को पता है कि 1/2 है। तो ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो 1/2, यानी पी ए बाई बी बराबर 1/2 हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल कहता है प्रूफ करके दिखाओ कि पी ए बाई ए बराबर 1 होता है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े पी ए बाई ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बटा नंबर ऑफ ए। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी सेट को अपने आप के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो खुद स्वयं आ जाता है और बटा एन ए, और एन ए से एन ए कट करके हो जाएगा 1, अर्थात पी ए बाई ए का वैल्यू 1 हो गया। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर सवाल। जो 30वां सवाल है वो है डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर पाई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर ई टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर माइनस वाई, ये दिया हुआ है। अगर हम इसको बदलें डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स बटा ई टू द पावर वाई, क्योंकि बेस से में तो पावर घट जाएगा। यहां भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई यहां से कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो ई टू द पावर वाई डी वाई हो जाएगा, और dx को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx, और इधर dx इसके साथ भी जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या किए, 1/y दोनों से कॉमन लेके इस साइड में भेज दिए और dx को उस साइड में भेज दिए। अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से हमारा आंसर हो जाएगा e टू द पावर y का y के रिस्पेक्ट में e टू द पावर y होता है, e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होता है, और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में x पावर 1 बढ़ जाएगा, x टू द पावर 3/3 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर, एक तरफ करके कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का डिटेल डिस्कशन। अब हो गया 1 से 30 तक, दोनों वीडियो आप अच्छे से देखिए और रिवीजन कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में सब्जेक्टिव जो 5 नंबर के सवाल है उसका डिटेल डिस्कशन मिलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।